नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, पेय पदार्थ, इकोनॉमिक बोटानिका, बेवरेजेस अर्थात चाय और कॉफी के वितरण, विशेषताओं और उपयोग के बारे में। जी, और आज की ये चर्चा ना बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। मतलब क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, कई देशों का इतिहास और हम में से करोड़ों लोगों की हर सुबह की शुरुआत सिर्फ 2 पौधों पर टिकी है? एकदम सही बात है, सिर्फ 2 पौधे। हाँ, और आज हम उन 2 पौधों का ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे जो न केवल हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे पास एग्जाम मास्टर नोट्स की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। जी, और वनस्पति विज्ञान सिर्फ किताबों में छपे नामों को रटने का विषय नहीं है ना, ये समझने का विज्ञान है कि प्रकृति काम कैसे करती है। बिल्कुल। तो हम इस चर्चा को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों का कोई भी विषय न छूटे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली पत्ती और एक छोटे से फल के बीज ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। क्या बात है! तो शुरुआत करते हैं उस पेय पदार्थ से जिससे दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की सुबह होती है, चाय। चाय, जी बिल्कुल। एग्जाम मास्टर नोट्स हमें चाय की वानस्पतिक यात्रा पर ले जाते हैं। इसकी उत्पत्ति और वैश्विक वितरण को देखते हैं सबसे पहले। चाय, जिसका वानस्पतिक नाम कैमेलिया सिनोसिस है। जी, कैमेलिया सिनोसिस। हाँ, ये मूल रूप से चीन की निवासी है। मतलब चीन से निकलकर ये पूरी दुनिया में फैल गई और आज भारत, श्रीलंका और केन्या इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि चाय का पौधा हर जगह नहीं उग सकता। मतलब अगर हम भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को देखें ना, जैसे असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी, तो हमें एक स्पष्ट भौगोलिक पैटर्न नजर आता है। अच्छा, वो क्या पैटर्न है? चाय के पौधे को बहुत अधिक बारिश की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो जड़ें सड़ जाती हैं। ओह, समझ गए। इसीलिए पहाड़ों की ढलान इसकी खेती के लिए सबसे आदर्श स्थान होती है ना? एकदम सही। पानी बरसता है, पत्तियों को जरूरी नमी मिलती है, और जो अतिरिक्त पानी होता है वो ढलान से नीचे बह जाता है। वाह, ये एक बहुत ही तार्किक कारण है कि चाय हमेशा पहाड़ी ढलानों पर ही क्यों उगाई जाती है। हमारे श्रोताओं को ये पॉइंट परीक्षा के लिए जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब इसकी वानस्पतिक विशेषताओं पर आते हैं। नोट्स में बताया गया है कि चाय थिएसी कुल का पौधा है, थिएसी फैमिली। थिएसी कुल, जी। और यह एक सदाबहार झाड़ी यानी एवरग्रीन श्रब है। हाँ, और इसकी पत्तियां सरल और दांतेदार होती हैं, मतलब सिंपल एंड सेरेटेड। हाँ, दांतेदार का मतलब है कि पत्ती का किनारा एकदम सीधा और चिकना नहीं होता ना? जी बिल्कुल, वो एक आरी के दांतों की तरह हल्का हल्का कटा हुआ होता है। ये पहचान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वानस्पतिक लक्षण है। और सदाबहार झाड़ी का अर्थ ये है कि ये पौधा किसी एक मौसम में अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराता। मतलब ये साल भर हरा भरा रहता है। हाँ, और लगातार नई पत्तियां पैदा करता रहता है। तो यहीं पर मेरे मन में एक उलझन आ रही थी। पूछिए, क्या उलझन है? अगर ये एक सदाबहार झाड़ी है और इस पर साल भर पत्तियां रहती हैं, तो क्या हम पौधे के निचले हिस्से से पुरानी, बड़ी और सख्त पत्तियों को तोड़कर चाय बना सकते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब वानस्पतिक रूप से पत्ती तो पत्ती है ना, तो फिर चाय बागानों में काम करने वाले लोग इतनी मेहनत करके सिर्फ ऊपर की नई कलियों को ही क्यों चुनते हैं? ये उलझन अक्सर विद्यार्थियों को होती है, लेकिन पौधे का उपयोगी भाग केवल युवा पत्तियों और कलियां ही होती हैं, मतलब यंग लीव्स और बड्स। ऐसा क्यों? इसका कारण पौधे के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। जैसे जैसे पत्ती पुरानी होती है ना, उसकी रासायनिक संरचना पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा, तो पुरानी पत्तियों में वो बात नहीं रहती? बिल्कुल। हमें चाय से जिस जादुई रसायन की तलाश होती है वो है कैफीन, जिसे चाय के संदर्भ में थीन भी कहा जाता है। थीन, जी। और ये कैफीन केवल नई, कोमल और युवा पत्तियों में ही अपनी उच्चतम सांद्रता यानी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होता है। इसे मैं एक और नजरिया देना चाहूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि पौधे कैफीन इसलिए नहीं बनाते कि इंसानों को सुबह उठने में मदद मिले। हाँ, बिल्कुल नहीं। कैफीन असल में पौधे का अपना सुरक्षा तंत्र है। ये एक प्राकृतिक कीटनाशक है, मतलब एक नेचुरल पेस्टिसाइड। एकदम सही। अब चूंकि पौधे की नई कलियां और युवा पत्तियां सबसे कोमल होती हैं
और कीड़ों के लिए सबसे आसान शिकार होती हैं। हम्म, इसलिए पौधा अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे ज्यादा कैफीन उन्हीं नई पत्तियों में भेजता है ताकि कीड़े उन्हें न खाएं। वाह, ये बहुत ही सटीक जैविक व्याख्या है। विकासवाद ने पौधे को अपनी रक्षा करना सिखाया जी। और हमने उसी रक्षात्मक रसायन को अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा युवा पत्तियों में कैफीन के साथ साथ कुछ खास तरह के एंजाइम और एक चमकदार हरी बनावट भी होती है। ग्लॉसी टेक्सचर ना? हाँ, जो उच्च गुणवत्ता वाली चाय बनाने के लिए बहुत जरूरी है। पुरानी पत्तियों में ये एंजाइम खत्म हो जाते हैं और वे सख्त हो जाती हैं। तो पत्तियां कैसे और क्यों चुनी जाती हैं ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन नोट्स के अगले हिस्से में एक ऐसी चीज है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से हमेशा हैरान करती थी। वो क्या है? बाजार में हमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और उलोंग टी मिलती है। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि ये अलग-अलग तरह के पौधों से आती हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन नोट्स स्पष्ट करते हैं कि ये सभी बिल्कुल एक ही कैमेलिया साइनोसिस पौधे की पत्तियां हैं। तो फिर इनका रंग और स्वाद इतना अलग कैसे हो जाता है? यह पूरा अंतर प्रसंस्करण या किण्वन की डिग्री का है, मतलब डिग्री ऑफ फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन। जी, जब हम पत्ती को पेड़ से तोड़ते हैं तो वह जीवित कोशिकाओं का एक समूह होती है। अगर हम उस पत्ती के साथ कुछ न करें तो वो धीरे धीरे सूखने और काली पड़ने लगेगी। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान में ये समझना जरूरी है कि कोशिकाओं के भीतर क्या होता है। हाँ, इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही सरल एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। जी बताइए। जब हम एक सेब को काटकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे भूरा होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेब के अंदर के रसायन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्कुल, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन। तो क्या चाय की पत्तियों के साथ भी बिल्कुल यही प्रक्रिया हो रही है? एकदम यही प्रक्रिया हो रही है, और चाय के उद्योग में इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है अलग-अलग चाय के लिए? तो अगर आप ग्रीन टी बनाना चाहते हैं तो आपको इस ऑक्सीकरण को रोकना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कटे हुए सेब पर नींबू का रस डालने से वो भूरा नहीं होता। समझ रही हूँ। ग्रीन टी बनाने के लिए पत्तियों को तोड़ने के तुरंत बाद उन्हें तेज भाप दी जाती है या गर्म कढ़ाई में भूना जाता है। उच्च तापमान पत्तियों के अंदर मौजूद उन एंजाइम्स को नष्ट कर देता है जो ऑक्सीकरण कराते हैं। वाह, इसीलिए ग्रीन टी हरी रहती है। जी, पत्ती अकिण्वित यानी अनफर्मेंटेड रहती है और अपना हरा रंग और प्राकृतिक हल्का स्वाद बरकरार रखती है। और दूसरी तरफ है ब्लैक टी, जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हाँ, ब्लैक टी। इसे पूरी तरह से किण्वित किया जाता है, मतलब फुल फर्मेंटेशन। पत्तियों को तोड़कर उन्हें हल्का सा कुचला जाता है ताकि उनके अंदर के रसायन बाहर आए। बिल्कुल। और फिर उन्हें नियंत्रित नमी और तापमान वाले कमरों में लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। इस दौरान पत्तियों का पूरा रंग बदलकर गहरा भूरा या काला हो जाता है। एकदम सही कहा आपने, और उनका स्वाद भी बेहद कड़क और गहरा हो जाता है। और उलोंग टी? इन दोनों के ठीक बीच में आती है ओलोंग टी। इसे आंशिक रूप से किण्वित किया जाता है, मतलब पार्शली फर्मेंटेड। तो क्या इसका ऑक्सीकरण बीच में रोक देते हैं? जी बिल्कुल। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू तो की जाती है, लेकिन पत्तियों के पूरी तरह काले होने से पहले ही उन्हें गर्म करके प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाता है। इसलिए इसका स्वाद और रंग ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच का होता है। ये बहुत ही शानदार है। परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को ये डिग्री ऑफ फर्मेंटेशन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब चाय के उपयोग की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि यह मुख्य रूप से एक उत्तेजक पेय पदार्थ है, स्टिम्युलेंट बेवरेज। जी। औषधीय रूप से ये ताजगी देने वाला और पाचन में सहायक माना जाता है, और इसमें स्वास्थ्यवर्धक एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ उत्तेजक और एंटीऑक्सीडेंट शब्दों के पीछे के विज्ञान को समझना जरूरी है। हाँ, थोड़ा विस्तार में बताएं। कैफीन एक उत्तेजक है क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जो हमें थकान और नींद का एहसास कराते हैं। इसीलिए चाय पीने के बाद हमें तुरंत सतर्कता महसूस होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है? दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट्स वे रसायन हैं जो हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाय इनसे बचाती है? जी,
विशेषकर ग्रीन टी इन एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन स्रोत है जो शरीर को भीतर से सुरक्षित रखने में मदद करता है। बहुत खूब। चाय की इस रोमांचक कहानी के बाद अब एग्जाम मास्टर नोट्स हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं। इथियोपिया से आपकी प्याली तक का सफर, कॉफी का वनस्पति विज्ञान। हाँ, कॉफी की कहानी तो और भी दिलचस्प है। चाय में सारा स्वाद पत्तियों को ऑक्सीकृत या किण्वित करने से आ रहा था, लेकिन क्या होगा अगर स्वाद किसी फल के बीज को उच्च तापमान पर भूनने से आए? यही स्पष्ट तुलना हमें कॉफी की दुनिया में प्रवेश कराती है। दोनों पेय पदार्थ उत्तेजक हैं, लेकिन वानस्पतिक रूप से इनकी संरचना और प्रसंस्करण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जी। कॉफी का वानस्पतिक नाम कॉफिया प्रजाति है या कॉफिया स्पीशीज, और ये मूल रूप से अफ्रीका के इथियोपिया की निवासी है। इथियोपिया, वहां से ये पूरी दुनिया में फैली। बिल्कुल। और आज ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम और भारत इसके बड़े उत्पादक हैं। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक ही सीमित है ना? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख केंद्र हैं। हाँ, क्योंकि चाय की तरह इसे भी पहाड़ी ढलानों और विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके वानस्पतिक गुणों की बात करें तो ये रूबियाची कुल का पौधा है और प्रकृति से ये एक सदाबहार झाड़ी या छोटा पेड़ है। रूबिएसी कुल का उल्लेख करना यहाँ बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों? ये वही वानस्पतिक परिवार है जिससे हमें सिनकोना का पेड़ मिलता है, जिसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार कनेक्शन है। जी, इससे पता चलता है कि इस वानस्पतिक कुल के पौधों में बहुत ही शक्तिशाली और औषधीय रसायन पैदा करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। क्या बात है। लेकिन कॉफी के पौधे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इसका उपयोगी भाग। हाँ, वो चाय से बिल्कुल अलग है। चाय में हम पत्तियां उबाल रहे थे, लेकिन कॉफी में ऐसा नहीं है। पौधे पर जो फल लगता है वो एक लाल रंग की छोटी सी बेरी होता है, जिसे आमतौर पर कॉफी चेरी कहा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा वानस्पतिक अंतर आता है। हम उस लाल चेरी के गूदे या छिलके का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा। हमारा मुख्य लक्ष्य उस फल के ठीक बीचों बीच मौजूद बीज होता है। एक कॉफी चेरी के अंदर आमतौर पर 2 बीज होते हैं, जिन्हें हम कॉफी बीन्स कहते हैं। और इनमें भी ये सक्रिय यौगिक कैफीन ही होता है। जी, कैफीन। अगर हम इसे बहुत ही व्यावहारिक रूप से सोचें तो यह एक अनोखी एनालॉजी बनती है। बताइए कैसे? तकनीकी रूप से जब हम सुबह सुबह एस्प्रेसो या फिल्टर कॉफी पी रहे हैं तो हम असल में एक लाल फल के अंदर के बीज को निकालकर उसे बहुत ही उच्च तापमान पर भून रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर उसे पीसकर पाउडर बना रहे हैं और फिर उस पाउडर में से पानी गुजार रहे हैं। मतलब अगर हम उस कच्चे बीज को सीधे पेड़ से तोड़कर चबा लें तो क्या उसमें कॉफी का कोई स्वाद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। कच्चा कॉफी का बीज स्वाद में एकदम कसैला, कड़वा और घास जैसा होता है। ओह। उसमें कॉफी की वो परिचित महक या स्वाद दूर दूर तक नहीं होता। और यही कारण है कि कॉफी प्रसंस्करण में सबसे महत्वपूर्ण चरण भुनना या रोस्टिंग है। बिना रोस्टिंग के कॉफी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस रोस्टिंग के दौरान बीज के अंदर ऐसा क्या जादू होता है कि वो इतना स्वादिष्ट बन जाता है? यह जादू असल में रसायन विज्ञान का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है। वो क्या है? जब कच्चे हरे बीजों को बहुत उच्च तापमान, लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर भूना जाता है, तो बीज के अंदर मौजूद प्राकृतिक शर्करा, अमीनो एसिड और वसा एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब शुगर और फैट्स रिएक्ट करते हैं। जी। गर्मी के कारण कोशिकाएं टूटती हैं और उनके भीतर के रसायन एक जटिल तरीके से आपस में मिलते हैं। इस प्रक्रिया में सैकड़ों नए स्वाद यौगिक पैदा होते हैं। वाओ। इसी कारण से बीज का रंग हरा से बदलकर गहरा भूरा हो जाता है और कॉफी की वो तेज मोहक खुशबू बाहर आती है। ये सच में विज्ञान का एक खूबसूरत चमत्कार है। हमने एक कड़वे बीज को आग की मदद से दुनिया के सबसे महंगे पेय पदार्थों में से एक में बदल दिया। बिल्कुल। अगर हम व्यावसायिक प्रकारों की बात करें तो बाजार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कॉफी मिलती है, कॉफिया अरेबिका और कॉफिया रोबस्टा। अरेबिका उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती है। इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है जी, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन, मीठा और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। दूसरी ओर रोबस्टा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ज्यादा मजबूत पौधा है। रोबस्ट का मतलब ही मजबूत होता है। जी, इसे कम ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है
लेकिन इसका स्वाद काफी कड़क और कड़वा होता है। और कैफीन किसमें ज्यादा होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रोबस्टा में अरेबिका की तुलना में कैफीन की मात्रा लगभग दुगनी होती है। वाह, दोगुनी! तो जिन्हें कड़क कॉफी चाहिए उनके लिए रोबस्टा बेहतर है। बिल्कुल। अब हम इन दोनों पौधों के उपयोग और इनकी मास्टर तुलना की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम मास्टर नोट्स के अनुसार कॉफी का प्राथमिक उपयोग भी एक उत्तेजक पेय पदार्थ के रूप में ही है। हाँ, स्टिमुलेंट के रूप में। लेकिन इसके औषधीय उपयोग भी काफी महत्वपूर्ण है। औषधीय उपयोग के पीछे भी एक स्पष्ट विज्ञान है। कैफीन हमारी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने का काम करता है। ब्लड वेसल्स को। जी। इसी वजह से बाजार में सिर दर्द या माइग्रेन की जो दर्द निवारक दवाएं मिलती हैं, हाँ, उनमें अक्सर कैफीन मिलाया जाता है। अच्छा, तो ये पेन किलर का काम तेज करता है। हाँ, ये दवा को शरीर में तेजी से अवशोषित होने और दर्द से जल्दी राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा कॉफी एक बहुत ही लोकप्रिय स्वाद देने वाले पदार्थ या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी काम आती है। जैसे बेकिंग में? बिल्कुल। कन्फेक्शनरी में कॉफी केक से लेकर आइसक्रीम तक इसका अर्क व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। बहुत ही बढ़िया। अब समय है उस हिस्से का जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हर विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है, तुलनात्मक तालिका। जी, कंपैरेटिव टेबल। नोट्स में स्पष्ट रूप से दोनों का आमने सामने विश्लेषण किया गया है। चलिए इसे एक साथ डिकोड करते हैं। सबसे पहले वानस्पतिक नाम। तो चाय है कैमेलिया साइनेंसिस और कॉफी है कॉफिया स्पीशीज। एकदम सही। और कुल की बात करें तो चाय थिएसी कुल से आती है, जबकि कॉफी रूबिएसी कुल से संबंध रखती है। उत्पत्ति स्थान। चाय का जन्म स्थान चीन है, यानी एशिया, और कॉफी का मूल स्थान इथियोपिया है, यानी अफ्रीका। उपयोगी भाग। ये सबसे बड़ा अंतर है। चाय में हम पौधे की पत्तियों का उपयोग करते हैं, जबकि कॉफी में हम फल के बीजों का उपयोग करते हैं। और अंत में सक्रिय यौगिक। वानस्पतिक रूप से इतने अलग होने के बावजूद दोनों में एक ही प्रमुख सक्रिय रसायन पाया जाता है, कैफीन। जी। हालांकि चाय के संदर्भ में इसे अक्सर थीन कह दिया जाता है, लेकिन रासायनिक रूप से ये कैफीन ही है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम टिप है। जब भी परीक्षा में चाय और कॉफी के बीच वानस्पतिक अंतर पूछा जाए ना, तो उत्तर हमेशा तालिका प्रारूप में ही देना चाहिए। मतलब टेबल फॉर्मेट में। जी, एक तरफ चाय के गुण और दूसरी तरफ कॉफी के गुण। ये परीक्षक को आपकी स्पष्टता दिखाता है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, आपको ये भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि चाय के प्रकार, जैसे ग्रीन या ब्लैक, उसके किण्वन से तय होते हैं, जबकि कॉफी का स्वाद और प्रकार उसके बीजों को भूनने या रोस्टिंग पर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही ठोस रणनीति है। ये छोटे छोटे बिंदु सीधे सीधे अंक दिलाने वाले प्रश्न होते हैं। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सचमुच बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक रही है। हमने उत्पत्ति से लेकर पत्तियों के रसायन विज्ञान और बीजों को भूनने तक के पूरे सफर को समझा। जी, वनस्पति विज्ञान की सुंदरता यही है कि यह हमारे रसोईघर और हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपा हुआ है। जब हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ लेते हैं ना, तो हर घूंट में एक नई कहानी नजर आती है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो सीधे तौर पर हमारे आज के विषय से ही निकलता है, लेकिन हमें प्रकृति के एक बहुत ही बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। वो क्या है? जरा इस पूरे परिदृश्य पर गौर कीजिए। चाय का पौधा एशिया में उत्पन्न हुआ, यह थिएसी कुल का हिस्सा है। जी। दूसरी तरफ कॉफी का पौधा अफ्रीका में उत्पन्न हुआ, जो कि एक पूरी तरह से अलग वनस्पतिक परिवार रूबिएसी कुल से आता है। हम एक पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे पौधे के बीजों का। सही बात है। वानस्पतिक और भौगोलिक रूप से इन दोनों पौधों का आपस में कोई सीधा या करीबी संबंध नहीं है। वे एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों में विकसित हुए। आपकी बात बिल्कुल सही है। वे विकासवादी पेड़ की दो बिल्कुल अलग शाखाएं हैं। फिर भी इन दो पूरी तरह से असंबंधित पौधों ने अलग अलग वातावरण में संघर्ष करते हुए विकासवाद के दौरान स्वतंत्र रूप से अपने भीतर बिल्कुल एक ही शक्तिशाली और जटिल रसायन विकसित किया, कैफीन। क्या बात है। और यही वो एक रसायन है जिसने इन दोनों पौधों को पूरी मानव सभ्यता का सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ बना दिया। क्या ये अभिसारी विकास का एक जादुई संयोग नहीं है? बिल्कुल है। प्रकृति ने अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही मंजिल तय की और आज वे दोनों हमारी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा हैं। यह सचमुच एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक तथ्य है
ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति में कुछ विशेष समाधान इतने प्रभावी होते हैं कि अलग-अलग प्रजातियां स्वतंत्र रूप से उन तक पहुंच जाती हैं। जी। कैफीन की वो प्राकृतिक कीटनाशक वाली संरचना इतनी सफल रही कि प्रकृति ने उसे अफ्रीका में बीजों के लिए और एशिया में पत्तियों के लिए एक साथ चुना। यह हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के पौधों में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जिन्हें हमें अभी खोजना बाकी है। यही विज्ञान का असली रोमांच है। और इसी रोमांचक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।